राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें दिखाते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब। संविधान, आपातकाल, नीट और मणिपुर समेत कई मुद्दों पर विपक्ष को दिया करारा जवाब। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के प्रत्येक आरोपों पर किया पलटवार। नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी। संविधान की रक्षा के लिए देशवासियों को हम पर भरोसा। हाथरस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साजिश की आशंका से नहीं किया इनकार। कहा, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली से बेंगलुरु तक बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा। हिंदू विरोधी बयान पर माफी की मांग। भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में शुरू हुआ ग्लोबल इंडिया एआई समिट। उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, एआई जीवन को आसान भी कर सकता है तो इसके अनेक खतरे भी मौजूद। झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव। रांची में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक के बाद झारखंड के सीएम चंपई सोरेन सौंप सकते हैं राज्यपाल को इस्तीफा। हेमंत सोरेन फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री। असम में बाढ़ से हालात बिगड़े, लाखों लोग प्रभावित। गुजरात के कुछ हिस्सों में भी बाढ़ जैसे हालात, आगे भी भारी बारिश की चेतावनी। और T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया की कल सुबह होगी स्वदेश वापसी। एयर इंडिया के विशेष विमान से बारबाडोस से रवाना हुए खिलाड़ी। और इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे हाथरस में हुए हादसे की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन में है। सत्संग में हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और घायलों को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे और साजिश की आशंका जताते हुए कहा, मामले की न्यायिक जांच होगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दिल को झकझोर कर रख देने वाले हादसे में कई घरों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। यहां हजारों की संख्या में लोग सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें कहां पता था कि वो जिस सत्संग में शामिल होने जा रहे हैं उस सत्संग के बाहर मौत उनका इंतजार कर रही है। हालांकि प्रशासन त्वरित गति से राहत कार्यों में लगा हुआ है। घायलों का अलीगढ़ और हाथरस के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद से नारायण हरि उर्फ भोले बाबा फरार हैं। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तय समय के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ वाले घटनास्थल का जायजा लिया और घायल श्रद्धालुओं का हालचाल जाना और कहा कि हमने इस घटनाक्रम पर एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी है और आगे की कार्यवाही जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना की तह तक जाना बहुत जरूरी है। हादसे के बारे में जो वहां के चश्मदीद हैं, जो इस घटना के शिकार हुए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं जिनसे आज मैंने बातचीत भी किया है, वे सभी इस बात को बोलते हैं कि
हादसा कार्यक्रम के उपरांत इस पूरे घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस भगदड़ मामले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों पर कहा कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार की दुखद घटनाओं पर वे राजनीति ढूंढते हैं। ऐसे लोगों की फितरत है चोरी भी और सीना जोरी भी। ये हर व्यक्ति जानता है कि उन सज्जन की फोटो किसके साथ है और उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे था। कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे। हाथरस मामले पर उप जिला अधिकारी सिकंदर राव ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक घटनास्थल पर 2 लाख से अधिक लोग उपस्थित थे। घटनास्थल पर मची अफरा तफरी की वजह से ही वहां भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। हाथरस में फॉरेंसिक टीम भी तेजी से अपने काम में जुट गई है। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर कई वस्तुएं भी एकत्रित की। मिलने के लिए यहाँ कोई वैसा सामान नहीं, श्रद्धालुओं का जो सामान था जूता चप्पल बस वही मिला, कोई विशेष सामान नहीं है। पन्नी वगैरह जो बैठने का होता वही मिला। वहीं आज संसद में भी हाथरस में हुई घटना पर संवेदना व्यक्त की गई। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन में कहा कि यह सदन शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति और दुख व्यक्त करता है। Several devotees lost lives in a stampede that broke out at a religious event at Hathras in Uttar Pradesh. The loss of precious lives and injury to helpless persons in this tragic incident is indeed painful and unfortunate. All necessary steps are being taken to provide medical aid to the injured, and authorities have set up a committee to investigate the matter. This House joins me in expressing our heartfelt condolences as well as deep sympathy and sorrow to the bereaved families and in praying for the speedy recovery of the injured. यूपी सरकार द्वारा इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष दल बनाए गए हैं। अलग अलग जनपदों में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अब उम्मीद यही है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिले ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस सब के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के नेतृत्व में आयोग की एक टीम ने हाथरस का दौरा किया। हाथरस दुर्घटना को लेकर उन्होंने डीएम और एसएसपी से मुलाकात की और सीएमओ हाथरस के साथ अस्पताल जाकर घायल महिलाओं से मुलाकात की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सिर्फ केवल 3 पुरुष थे जिनकी मृत्यु हुई, बाकी सभी महिलाएं थी। इससे ये पता चलता है कि पूरी भीड़ में केवल महिलाएं थी, जो कहा जाता है कि 2 लाख से ऊपर थी। अभी इसका कोई भी प्रूफ नहीं है क्योंकि फ़ोटो नहीं खींचने दी जाती थी। साफ तौर पे मुझे लगता है कि ये बाबा जो भी थे, इलीगल एक्टिविटी थी इनकी। 80,000 का इन्होंने परमिशन मांगी थी और 2 लाख से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करी। और उस वक्त जब ये सारा कुछ हुआ तो वो बाबा भाग गए। मुझे लगता है इनके अगेंस्ट एफआईआर तो होनी ही चाहिए, इनको तुरंत पकड़ना चाहिए और
पता लगाना चाहिए ये किसके कहने पर हो रहा था ये सब कुछ, क्या ये कोई मिली भगत है या कुछ प्लान था ये, और इतने लोग मरने के बाद वो क्यों भागे, ये क्वेश्चन करने की बात है। और हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाथरस से, उनसे हम बातचीत करेंगे। नीरज, हमने अभी अपनी जो रिपोर्ट दिखाई है अपने दर्शकों को, उसमें हमने साफ तौर पर दिखाया है कि जो बाबा हैं, तथाकथित बाबा, वो फरार हैं, और उसके अलावा एसडीएम की ओर से भी रिपोर्ट सौंपी गई है, एसआईटी की जांच भी इस पर आदेश दिए गए हैं। आप वहां पर मौजूद हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक क्या कुछ देखा, क्या लगा आपको कारण इस पूरे हादसे के पीछे? देखिए, अगर हम पूरे हादसे को देखें तो चंद्रशेखर, आप देखें कि जिस तरीके से 80,000 की भीड़ की अनुमति मांगी गई थी और 2 लाख से ज़्यादा वहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद थे, और जितनी बड़ी संख्या थी उसको लेकर जो इंतजाम है वो पर्याप्त नहीं थे। आप देखें कि जो सत्संग का कार्यक्रम किया गया था वो अलीगढ़ और एटा के बीच में सिकंदराऊ एक जगह है, वहाँ पर इस कार्यक्रम को किया गया था, और जस्ट हाईवे के बगल में है। जब भोले बाबा अपने सत्संग को ख़त्म करके जाने लगे थे, उनके लिए एक बाकायदा एक रोड बनाया गया था, 10 फुट का चौड़ा रोड था, और जो ईंटें होती हैं उसको बनाकर उस रोड को बनाया गया था। 300 मीटर के करीब रोड था। जब वो अपने मंच से हाईवे की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हाईवे पर भी बड़ी संख्या में जो लोग थे वो मौजूद थे, खासतौर से जो महिलाएं मौजूद थी, उसी समय जो मंच है वहाँ से ये घोषणा होती है कि बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए, बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए जो लोग हैं और बाबा से मिलने के लिए जो लोग हैं वो आ सकते हैं। उसी समय जो मंच में लाखों की संख्या में जो लोग थे वो निकलकर सीधे के सीधे हाईवे की तरफ भागे, और हाईवे पर बाबा जा रहे थे। वहाँ ऑलरेडी पहले भी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो मौजूद थी। जैसे ही वहाँ पर भीड़ पहुंची और इधर बाबा की गाड़ी पहुंची, तो बाबा के जो प्राइवेट कह सकते हैं जो सेवादार हैं वो भीड़ को धकेलने लगे, चूँकि चिकनी मिट्टी थी, और उसके कारण जो लोग हैं वो वहाँ पर गिर गए। और जो इलाका था वो एक तरफ खेत था और बीच में नाले जैसी स्थिति थी, सूखा नाला, तो उसमें लोग बड़ी संख्या में गिरते गए, और लोग बाबा से मिलने के लिए, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहे। यही कारण है कि उस जगह, उस नाले नुमा एक जगह पर जो खेत के बगल में था, बड़ी संख्या में लोग उसमें दब गए और लोग उनके ऊपर से चलने लगे, ऊपर से लगातार भागने लगे। तो ये स्थिति बनी इसकी वजह से कि जो सेवादार थे, जो एक तरीके से प्राइवेट जो बाबा के जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने लोगों को धकेलना शुरू किया। पहली बात ये। दूसरी, जब इन्होंने अनुमति ली थी 80,000 की चंद्रशेखर, और 2 लाख से ज़्यादा की संख्या में जब लोग थे, जनरली होता यह है कि जब आप प्रशासन से अनुमति लेते हो तो प्रशासन की जिम्मेदारी ये रहती है कि जो मंच है उसके बाहर जिस तरह की व्यवस्था है उस व्यवस्था को संभाले। लेकिन पांडाल के अंदर सेवादारों की ये जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर वो व्यवस्था को करें, लेकिन सेवादारों ने पर्याप्त व्यवस्था नहीं करी। वहाँ पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, यहाँ तक कि शौचालय जाने के लिए लोगों के लिए वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, खाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, और ऊपर से गर्मी इतनी भीषण पड़ रही थी। लेकिन उसके बावजूद ये अनियमितताएं चलती रही और बाबा सत्संग खत्म करके निकले, और उसकी संख्या में भीड़ बढ़ी, और ये 121 लोग उसमें अपनी जान से हाथ धो बैठे। नीरज सिंह, कहीं ना कहीं जो मेन कारण है वो ये है कि भीड़ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी परमिशन ली गई थी उसकी दोगुनी से भी ज़्यादा करीब वहाँ पर भीड़ थी। और इस तरह के जब आयोजन किए जाते हैं उसकी एक एसओपी होती है। वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको क्या देखना नहीं चाहिए था कि भीड़, इन्होंने कितनी की परमिशन ली है और कितनी भीड़ यहाँ पर आ चुकी है? देखिए, बिल्कुल जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनकी जिम्मेदारी थी वहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए या व्यवस्था के लिए या ट्रैफिक मैनेजमेंट को संभालने के लिए, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब संख्या ज़्यादा बढ़ रही थी तो उस संख्या को अलग अलग ब्लॉकों में रोका जाता और वहाँ पर जो हाईवे के पास जो मंच बना था वहाँ पर नहीं आने दिया जाता। आप देखें कि जो बाबा जो गरीबों के कल्याण की बात करता है, जो गरीब से मुक्ति की बात करता है, गरीबों के उद्धार की बात करता है, गरीबों के व्यापार को बढ़ाने की बात करता है, वो बाबा जब सैकड़ों की संख्या में लोग गिर रहे थे, दब रहे थे, मर रहे थे, वो बाबा वहाँ से छोड़ के चला गया। जो सेवादार थे वो छोड़ के चले गए। जो आयोजक थे
जिनके लिए जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, एक पूरी कमेटी बनी थी वहाँ पर और आयोजकों को ये जिम्मेदारी थी कि उस पूरे जो संत संगमक का प्रोग्राम है उसको सुचारू रूप से संपन्न कराते और जो सत्संग का कार्यक्रम है उसको सुचारू रूप से सत्संग का कार्यक्रम संपन्न कराते, लेकिन वो सभी के सभी भाग गए, अपने मोबाइल उन्होंने ऑफ कर लिए। तो ये किस तरह का बाबा था और ये किस तरह के सेवादार थे जो गरीबों के कल्याण की बात करते थे, गरीबों के उद्धार की बात करते थे, लेकिन गरीबों पर जब आपदा आई तो उस आपदा में छोड़कर भाग गए। अगर आपका कोई दोष नहीं था, आपकी कोई जो षड्यंत्र है वो नहीं था, तो आपको प्रशासन और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उन गरीब लोगों को बचाना चाहिए था, उन गरीब लोगों को भगदड़ से निकालकर अस्पताल पहुंचाना चाहिए था। यहाँ की अपनी गाड़ी लेकर भाग गए। और दूसरी आप देखें, ये जो बाबा है जो बार बार ये कहता है कि मैं पैसा नहीं लेता और किसी से भी जो धन है वो नहीं लेता, आप देखें सैकड़ों की संख्या में लग्जरी गाड़ियां हैं इस बाबा के पास, कई सारे लग्जरी आश्रम इस बाबा के पास है, तो आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है? ट्रक के ट्रक जो फर्नीचर है वो इनके आश्रमों में जाता है, आश्रम की व्यवस्था 5 स्टार है, यहाँ तक कि कैंटीन की व्यवस्था 5 स्टार है, तो आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है? तो ये तमाम पहलू हैं ठीक है नीरज सिंह, और कौन पॉलिटिकल पार्टी इनको राजनीतिक संरक्षण देनी है उस पर भी शिकंजा कसने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज सिंह, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों के लिए को पहुंचाने के लिए। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे और काफ़ी वो सख्त भी दिख रहे थे। उनका कहना है कि काफ़ी इसमें सख्त एक्शन भी लिए जाएंगे और हम भी आशा करते हैं कि इस तरह की जो बड़ी घटना हो गई है, इस बड़ी घटना के पीछे जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। झारखंड के CM चंपई सोरेन सौंप सकते हैं राज्यपाल को इस्तीफा। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। रांची में इंडी गठबंधन विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को दल का नेता चुना गया है। गठबंधन के विधायकों ने हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद पर मुहर लगाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां पर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं और हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हेमंत सोरेन जेल में थे और कुछ ही दिनों पहले उनको जमानत मिली है और उसके बाद अब वो दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। वहां पर बड़ा राजनीतिक बदलाव आज अब से कुछ देर बाद हो सकता है। जो चंपई सोरेन है वो राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा सौंप सकते हैं और हेमंत सोरेन दोबारा से वहां पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हेमंत सोरेन को जब जेल हुई थी तो उस समय पे चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था वहां पर, और हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। लेकिन अब फिर दिवाकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, ये बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, लेकिन इस पूरी खबर के बीच जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है, क्या हेमंत सोरेन को चंपई सोरेन पर भरोसा नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर जो गहमा गहमी है, पहले मैं थोड़ा अपडेट बता दूं और उसके बाद जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब दूंगा। अभी गहमा गहमी ये है कि राजभवन के सामने पूरी गहमा गहमी, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के जो तमाम एक बड़े नेता हैं वो राजभवन में प्रवेश कर चुके हैं। चंपई सोरेन जा चुके हैं,
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जा चुके हैं और कांग्रेस के जो सहयोगी दल है उनके जो प्रमुख नेता है वो भी साथ में गए। तो ये अटकलों का बाजार अभी तक भी गर्म है कि हो सकता है कि अभी वो इस्तीफा दे सकते हैं चंपई सोरेन और उसके बाद नई सरकार जो गठन का दावा है वो हेमंत सोरेन की ओर से एक बार फिर पेश किया जा सकता है। और जो आप लगातार बात कर रहे हैं, जो आपका सवाल था उस पर मैं जवाब उसका मैं देता हूं कि किस तरीके से जो घटनाक्रम आज दिन भर यहां पर घटित हुआ है, जो तमाम सत्ता पक्ष के विधायक थे उनकी बैठक सीएम आवास में हुई और उसके बाद एक सुर से इस बात पर सहमति बनी कि हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और चंपई सोरेन को फिलहाल हटाया जाएगा मुख्यमंत्री पद से। तो आप समझ सकते हैं जो आप बात कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं, क्योंकि इसी साल यहां विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर महीने में होने हैं, तो वैसे में चुनाव में जाने से पहले जो चंपई सोरेन के चेहरे पर ये लोग चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे और वैसे में हेमंत सोरेन पर इन्होंने एक बार फिर दाव खेलने का जो एक फॉर्मूला है वो तैयार किया है। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि चंपई सोरेन कोल्हान से जेएमएम के बड़े नेता हैं, तो वैसे में जो हम कह सकते हैं कि उस इलाके में थोड़ी तो नाराजगी निश्चित तौर पर आदिवासी समाज में देखने को मिलेगा। और जेएमएम ने ये तुरुप का पत्ता जो ये खेला है उस पे एक तरीके से हेमंत सोरेन में विश्वास जताने की कोशिश की गई है। लेकिन जो घटनाक्रम लगातार बढ़ रही है उसमें एक स्वर से, चूंकि कांग्रेस यहां बहुत बड़े प्लेयर की भूमिका में नहीं है लेकिन वो सत्ता पक्ष की सहयोगी है, ऐसे में सत्ता पक्ष की सहयोगी होने के दिवाकर यहाँ पर हम कोशिश करते हैं, दिवाकर हम उनके साथ जाएंगे। जी दिवाकर, हम कोशिश करते हैं कि अपने दर्शकों को हम ये भी बताएं कि हुआ क्या था, कि चंपई सोरेन क्यों मुख्यमंत्री बने थे, संक्षेप में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में हमेशा से ये दाग लगता रहा है और जब से ये पिछले 4.5 साल से ये जो गठबंधन की सरकार है, इंडी गठबंधन की जो सरकार है, उस पर कई जो हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और यहाँ पर जमीन फरोख्त का जो मामला था उस मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उन्हें जेल जाना पड़ा था। वैसे में उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी थी और उसके बाद जो फिर से चंपई सोरेन को यहाँ अगला मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये सारा घटनाक्रम है और उसके बाद हाल ही में पिछले हफ्ते हेमंत सोरेन की रिहाई हुई है, तभी से अटकलों का ये बाजार गर्म था कि हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उस दौर में भी जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हेमंत सोरेन। ठीक है दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया, ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। एक छोटा सा हमको यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार हम, क्योंकि मौसम की जो खबर है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो गई है इस वक्त को देखते हुए। देश के विभिन्न हिस्सों में काफ़ी बारिश आ रही है, कई जगह बाढ़ आ रही है, वो खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की ईएमआई कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगर हम पूरे देश की बात करें तो कई इलाकों में मानसून आ चुका है, कहीं भारी बारिश है, कहीं भारी बाढ़ है। सबसे पहले हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं। पूर्वोत्तर का राज्य असम बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। असम के 19 जिलों में अभी भी बाढ़ और भारी बारिश के कारण स्थिति गंभीर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो पूर्वोत्तर का राज्य असम जो है वो बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। असम में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है और अभी हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे। असम में क्या कुछ हालात वहाँ पर बने हुए हैं आपको बता दें कि लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। कई जगहों पर जो खेती बाड़ी की ज़मीन है वो ख़त्म हो गई है, काफ़ी नुकसान उसका लोगों को हो रहा है। कई इलाकों में जनजीवन जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुबीना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबीना, हम आपसे जानना चाहेंगे असम में जो विभिन्न इलाके हैं, किस इलाके में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, अभी इस वक्त के क्या कुछ हालात हैं? जी चंद्रशेखर, अभी जो है फिलहाल असम की जो स्थिति है, अभी बारिश रुकी हुई है। हालांकि हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आईएमडी का प्रेडिक्शन है कि 5 जुलाई तक जो है बारिश होने की संभावना है।
अभी भी कुछ देर पहले हल्की बारिश हुई थी और अभी भी बादलों के आसार नजर आ रहे हैं, मतलब बारिश होने की संभावना है। और अगर हम लोग पूरे असम की बात कहें तो कल जो है 11 नदियां जो है डेंजर लेवल से ऊपर जा रही थी, जैसे कि बुरी डिहिंग हो गया, ब्रह्मपुत्र, तेजपुर में, जोरहाट में, गुवाहाटी में, धुबरी में, ये सब जगहों पे जो है फिर करीमगंज में बराक नदी हो गया, धलेश्वरी हो गया, ये सारी नदियां जो है अब डेंजर लेवल जा रही थी। लेकिन हालांकि बारिश रुकने के वजह से जो है अभी जो है कंट्रोल में है स्थिति, और जो नदियां हैं जो कंट्रोल में। हालांकि ये जो बारिश हुआ, हैवी बारिश की वजह से, और प्लस जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ था कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में, जिसकी वजह से ये भारी जो है पानी का प्रभाव आया। तो अभी जो है अपर असम में जो है स्थिति अभी नॉर्मल है, लेकिन गुवाहाटी में जो है नदियां की स्थिति जो है डेंजर लेवल पे ही है, और कामरूप में भी अभी चलिए शुक्रिया आपका। अपर आसाम में जो है स्थिति थोड़ा सा ठीक हुई है, लेकिन अगर हम गुवाहाटी की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा अभी भी खतरा बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब हम चलेंगे बिहार की ओर। बिहार में अगर हम देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो बिहार और नेपाल के तराई इलाके में मानसून की अति सक्रियता की वजह से कोसी के साथ साथ अन्य नदियां उफान पर हैं। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने के चलते महानंदा, गंडक, परमान सहित कई नदियां उफान पर हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनके पास चलेंगे। मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, बताइए किन किन इलाकों में हालात खराब हैं और क्या कुछ वहां पर प्रशासन कर रहा है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए? जी चंद्रशेखर, यहाँ बिहार में जो मानसून की बारिश है वो बिहार के साथ साथ जो नेपाल के तराई इलाकों में काफी ज्यादा हो रही है, और लगातार मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट इन सीमांचल के इलाकों के लिए जारी कर दिया गया है। और तेज बारिश के कारण जो सीमांचल के जो जिले हैं, दरभंगा हुए, मधुबनी हुआ, सहरसा हुआ, पूर्णिया हुआ, इन सारे इलाकों में जो नदियां हैं, कोसी, गंडक और महानदी, इसके अलावा भी और जो पहाड़ी नदियां हैं, इनके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और जिसके कारण कई गांवों में पानी अभी एंटर कर गया है। सैकड़ों एकड़ जो जमीन है वो आपकी जलमग्न हो गई है। हजारों किसानों के जो खेत हैं वो बर्बाद हो गए हैं, और ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने की, और अलग अलग तरीकों से ठीक है बाढ़ में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो भारत एट 7 में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आजादी के अमृत काल में अपने देश के समावेशी विकास के लिए वचनबद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के आदिवासी समुदायों को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्त करने का प्रण लिया है और शुरू किया राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। साथियों, सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का यह अभियान अमृत काल का प्रमुख मिशन बनेगा, और मुझे विश्वास है जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 तक हम सब मिलकर के एक मिशन मोड में अभियान चला करके ये सिकल सेल एनीमिया से हमारे आदिवासी परिवारों को मुक्ति दिलाएंगे। इस मिशन के तहत वर्ष 2025-26 तक लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच होगी